पिछले 20 मिनटों से सड़क पर खड़ा रोहित उस गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। कभी रास्ता सही से पता नहीं लग पा रहा था, कभी किसी गलत रास्ते में गाड़ी बार बार जाए जा रही थी। लखनऊ की उस कॉलोनी की तरफ जैसे ही गाड़ी आती है और उस गाड़ी से जैसे ही वो दो शख्स उतरते हैं, तो रोहित की सांस में सांस आती है। जब वो रास्ते में अपने फ्लैट की तरफ जा रहा होता है उन दो लोगों को लेकर, थोड़ा बहुत तो उनको बता ही चुका था पहले फ़ोन पर, लेकिन बाकी की सारी डिटेलिंग भी वो देता जा रहा था। अब वो अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं, जो कि 4th फ्लोर पे था, और वहाँ पर पहुंचकर अभी वो दो शख्स बस बैठते ही हैं। सामने मनप्रीत बैठा हुआ था। रोहित मनप्रीत का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये मनप्रीत है और आपसे सारी बात तो हुई थी। अब मनप्रीत उनकी तरफ बैठा घूर के देख रहा था। रोहित को उस चीज़ के बारे में या उस चीज़ की एक रत्ती भर भी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इसके बाद क्या होने वाला है। वो दोनों शख्स उठते हैं। रोहित को ये लगता है कि शायद मनप्रीत ने इनको ग्रीट नहीं किया, तो वो खुद ही हाथ मिलाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, उसको बाजुओं से पकड़ते हैं और उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं। रोहित और ओंकार, जो उसका तीसरा मित्र था, ये दोनों देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। ओंकार थोड़ी सी आगे आता है, लेकिन रोहित उसको इशारा कर देता है कि नहीं, जो ये कर रहे हैं इनको करने दो। शायद जो ये कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे। अब ऐसा भी क्या हो चुका था मनप्रीत के साथ कि बाहर से आए दो शख्स, जिनको शायद मनप्रीत पहली बार मिल रहा हो या देख रहा हो, कोई बात किए बिना उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है आज का नहीं है, ये सिलसिला है कुछ महीने पहले से। जब ये शुरू होता है उस समय कोई भी इसके बारे में ध्यान नहीं करता, लेकिन जब ध्यान जाना शुरू होता है तो परते दर परते खुलती हैं। फिर पता लगता है कि दरअसल शिकार तो कोई और ही था। जिसका शिकार किया जा रहा था वो तो शिकार था ही नहीं। कौन था शिकार, या यूं कहें कि कौन था शिकारी, जानेंगे आज के इस किस्से में। लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किस्सा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा जो लोग चैनल पर आके किस्से सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनके लिए विशेष गुजारिश है कि आप भी अब सब्सक्राइब कर ही दीजिए। खैर, अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। जैसा कि मैंने 3 नामों का जिक्र किया, रोहित, ओंकार और मनप्रीत। ये 3 शायद बहुत समय से एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जितने भी समय से ये एक दूसरे को जानते थे, बड़ा अच्छा जानते थे। अब इन तीनों की मुलाकात कैसे होती है? बेसिकली तीनों लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं। जो रोहित है वो दिल्ली से बिलोंग करता है, जो मनप्रीत है वो पंजाब से बिलोंग करता है, और जो ओंकार है वो हरियाणा से बिलोंग करता है। ये तीनों लखनऊ में जॉब करते हैं, एक कंपनी में नहीं, अलग अलग जगह पे। ओंकार एक हॉस्पिटल में कुछ सुपरवाइज़र की जॉब करता है। वहीं जो मनप्रीत है उसका जो जॉब है वो हाइब्रिड है। कहने का मतलब कि बीच में 1-2 दिन 3 दिन ये होता है वर्क फ्रॉम होम, और कुछ दिन ये ऑफिस जाता है। इसके अलावा रोहित, जिसने ये सारा किस्सा बयां किया है, वो भी एक बीपीओ में सुपरवाइज़र मैनेजर की रोल पे है। तो उसकी जो जॉब है और ओंकार की जॉब है, बेसिकली इनको कई बार नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। अब ये जब रोहित दिल्ली से लखनऊ आता है तो वो एक फ़्लैट लेता है। अब जब वो फ्लैट लेता है, फ्लैट थोड़ा सा बड़ा था, 2 रूम थे। उसको ये महसूस होता है कि भाई अकेला महंगा भी पड़ रहा है, और क्यों ना मैं कोई अपना देखता हूँ भाई, कोई अगर मिल जाता है। फिर उसको ओंकार के साथ उसकी मुलाकात हुई, दोनों की अच्छी बनी, और धीरे धीरे फिर मनप्रीत के साथ भी मुलाकात हुई और ये तीनों एक फ्लैट में रहने लग पड़े। खैर, अब ये तीनों अच्छे मित्र तो बन चुके थे, साथ के साथ ही इनके अपने शौक़, मतलब नॉन वेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह ये करते थे कभी कभी। लेकिन इनके जो ये सोसाइटी थी उसमें कुछ लोग इनको पसंद करते नहीं थे।
क्योंकि वो थोड़ी सी जैसे होता है ना क्लोज गेटेड जो सोसाइटी होती है, गेटेड सोसाइटी होती है, सॉरी, वो ऐसी सोसाइटी थी। तो जैसा मैंने कहा कि अब ओंकार और रोहित को कई बार वो नाइट शिफ्ट होती थी और कई बार वो लेट आते थे। एग्जाम्पल के तौर पे भाई रोहित तो चलो नहीं, वो शिफ्ट पूरी करता था, लेकिन ओंकार कई बार 2-3 बजे आता था। तो जो सोसाइटी वाले थे वो बड़ा एतराज़ करते थे। और फिर कई बार थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला नहीं कह सकते, शोर आना, तो उसके भी इनको बड़ा इतराज़ होता था। अब ये ऑलमोस्ट कुछ जो रेंट है वो एडवांस में दे चुके थे। तंग तो ये भी थे और ये भी चाहते थे कि बस अब ये जल्दी से, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो हम कहीं और ढूंढेंगे अच्छा सा, और पहले सब कुछ बता देंगे कि भाई हम ऐसे लेट आते हैं, ये है, जो भी सारे डिटेलिंग कर देंगे। खैर, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, इन सब का काफ़ी अच्छा चल रहा था। जैसे मैंने कहा कि मनप्रीत वो शख्स था जो सबसे ज़्यादा रहता था फ्लैट में। अब ये फ्लैट जब चेंज करते हैं तो दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो वो था फोर्थ फ्लोर। थर्ड फ्लोर में जो लैंडलॉर्ड था उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। लैंडलॉर्ड को उन्होंने बता दिया कि भाई हम हैं ऐसे ऐसे लेट कई बार आते हैं, कई बार नाइट शिफ्ट होती है, और भाई हमारा ऐसा खाने पीने का बंदोबस्त होता है, तो अगर आपको कोई समस्या है तो पहले बता दीजिए, कल को मत कीजिए बात कोई कि भैया ऐसा। तो कहते हैं नहीं नहीं भैया, आपको फोर्थ फ्लोर है, टॉप मोस्ट है, कोई बात नहीं, छत पे बैठ के अपने आराम से जो मर्जी चिल करो। गेटेड कम्युनिटी नहीं है ये, यहाँ पर आपका जो फ्लैट की बिल्डिंग है, आपको उसकी नीचे जो मेन है उसकी आपको चाबी मिल जाएगी। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, बस लॉक लगा के जाना है, क्योंकि सबके पास चाबी है। कोई ये नहीं कह सकता कि लॉक लगा के चले गए, हमें चाबी नहीं दी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ भाई, थोड़ा सा बस आप समझिए कि सभ्य समाज की तरह खाना पीने तक ही सीमित रखना है, इसके अलावा कुछ, यानी कि शराब तक ही रहना है, शबाब तक नहीं। तो ये तो कहते नहीं नहीं भाई, हमारे वैसे कोई शौक़ नहीं है, हम अपना थके टूटे आते हैं और अपना जो कार्यक्रम अपना दारू का, नॉनवेज का करना होता है, हफ्ते में 1-2 बार कर लेते हैं, दैट्स इट। अब जब ये वहाँ पर रहने लग पड़े तो धीरे धीरे इनका काफ़ी अच्छा सिस्टम बन गया, और जो इनका मकान मालिक का बेटा था वो ही ज़्यादा इनसे डील करता था, क्योंकि मकान मालिक जितना भी वो फ्लैट था वो सारा वही टेक केयर ज़्यादा कर रहा था कि भाई कुछ समस्या तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। तो इनकी काफ़ी अच्छी उनके साथ बनती थी, दोस्तों जैसा ही बन गया था, कभी उनके साथ आके ज्वाइन भी करता था। अब ये रोहित जो हैं ये साथ में क्या करते थे कि कई बार जब खाना वगैरह कोई बच जाता था, ब्रेड वगैरह बच जाती थी, तो जो ये गली में कुत्ते वगैरह होते हैं उनको ना ये खाना वगैरह डाल देते थे। अब ये रूटीन बन चुकी थी, खाना तकरीबन बच ही जाता था, तो उसमें से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जानबूझकर ये ज़्यादा बना लेते थे कि भाई जो गली के बेचारे जानवर हैं उनको हम दे दिया करेंगे। अब रूटीन बड़ी अच्छी चल चुकी थी, तकरीबन इनको यहाँ पर फ्लैट में रहते 1 साल हो चुका था। हाँ, कुछ समय से जो सामने वाला अपार्टमेंट था वहाँ पर कुछ रात के समय में इनको ऐसा महसूस होता था कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। रात के समय में रोशनी दिखाई देती है। अब आप सोचेंगे कि भाई लाइट जलाई होगी, नहीं, एक होती है लाइट, नॉर्मल लाइट जग रही है, एक होती है किसी अग्नि को प्रज्वलित किया है, ऐसा कि कोई अग्नि प्रज्वलित है जो सामने बालकोनी से नजर आती थी, और उसके बाद फिर कुछ आवाज़ें आती थी, कुछ चैंट्स सुनते थे इनको। ये सोचते थे कि भाई होगा कोई पूजा पाठ वाला आया होगा, इतना ये ध्यान देते नहीं थे, तो उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सामने कौन रह रहा है। खैर, अब इस चीज़ों का थोड़ा सा इनका ध्यान ज़्यादा मतलब दे नहीं रहे थे, लेकिन एक बार ये कुछ चारों जने पार्टी कर रहे थे, यानी कि लैंडलॉर्ड का जो बेटा था वो भी पार्टी कर रहे थे, तो तब इनको हल्की हल्की आवाज़ आई। रोहित ने वह ही पूछ लिया कि भाई ये सामने कोई पाठ पूजा पंडित जी वगैरह कुछ आए हैं? तो कहते भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन सुना है कि कोई औरत रह रही है कुछ महीनों से, और बड़ी अजीब सी यार। एक बार मैंने उनको ग्रीट किया, थोड़ी सी वृद्धि थी, और अपने संस्कार है भाई, ग्रीट करते हैं जी, राम राम जी। तो वो बड़ा ना मुझको गुस्से से देख कर गया, बड़ा है राम राम जी कहने वाला। तो मुझे लगा भाई अब राम राम जी कहा है कुछ, मैंने राम जी थोड़ा कहा है कि भाई तुझे गुस्सा चढ़ गया है, राम राम जी का जवाब कोई नहीं देना ना दे, लेकिन अजीब सी तरीके से कि बड़ा है राम राम जी कहने वाला। खैर, अब कहते भाई मैंने तो उसके बाद इससे कोई बात नहीं की, और मैंने तो अपनी पत्नी को भी कह दिया, तुम्हारी भाभी को, कि भाई मुँह लगने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं कैसी हो रहा है। खैर, इतनी बस डिटेलिंग इनको मिली, और कहते हैं कि हमने भाई अब सामने वाले अपार्टमेंट हमें क्या लेने देना, वहाँ पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आप समझ सकते हैं इस बात को।
बस इसके अलावा यही हुआ और बात आई गई होगी। अब एक रात की बात है कि जो रोहित है, इनकी दिन की शिफ्ट थी और ये इन्होंने थोड़ी सी लेट शिफ्ट की थी, तकरीबन दोपहर की शिफ्ट, और ये रात को कुछ 11 बजे के आसपास वापस आते हैं। अब जो अपार्टमेंट था ना इनका, जैसे इनका लास्ट अपार्टमेंट है, बिल्कुल सामने वो अपार्टमेंट जहाँ पर वो लेडी रहती थी, और बिल्कुल आगे दीवार बंद हो जाती है, पैरेलल दीवार बंद हो जाती है। और वो जब जा रहे होते हैं ना अंधेरे में, उनको जैसे कुत्ते बेचारे भिनभिनाते हैं ना, वैसे आवाज़ आती है अंधेरे में। इनको महसूस होता है कि एक कुत्ता है जिनका नाम इन्होंने XYZ लेट से टॉमी रखा हुआ था, उसकी आवाज़ लग रही है कि भाई कोई कुत्ता कर रहा है, टॉमी होगा, क्योंकि वही अक्सर रोटी वगैरह से खाता था। ये थोड़ी सी पास जाते हैं और बोलते हैं, टॉमी तू है? जब वो ऐसे बोलते हैं तो जैसे कुत्ते थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से देखते हैं, खड़ा हो रहा था और ज़्यादा भिनभिना रहा था, जैसे बड़ी दर्द से कर रहा हो। जब ये उस बेचारे कुत्ते का हाल देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। कुत्ते को बांधा गया था पास वाली पाइप में, और उसको इतनी चोटें आई हुई थी जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसको मारा है। अब जब ये देखते हैं तो दंग के दंग रह जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि भाई इस बेचारे बेचारे जानवर का ये हाल किसने किया। जैसे ही उसको हाथ लगाने लगते हैं, एक बड़ी ही भारी आवाज़ पीछे से आती है, रुको, कोई ज़रूरत नहीं इसको हाथ लगाने की। ये जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, इनको एक औरत दिखाई देती है, थोड़ी सी वृद्ध औरत। शायद ये वही औरत थी जिसके बारे में कुछ दिन पहले इन्होंने पूछा था, और मकान मालिक का बेटा बता रहा था कि कौन है, और पता तो इनको था कि थोड़ी सी बदतमीज़ है। ये बड़े हलीमी से, बड़े प्यार से कहते हैं, नमस्ते आंटी जी, ये क्या हुआ? तो कहते हैं, इसको बंधा रहने दो, ऐसे इसको अकल आएगी। ये सोचते हैं अकल आएगी, मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रही हो। तो कहती है, इसने मेरी स्कूटी के टायर पर पेशाब कर दिया, अब इसको मैं बताती हूँ कि इसका हशर क्या होता है। इतना इसको मारूंगी ना कि ये याद रखेगा ताउम्र। अब ये कहते हैं कि आंटी जी बात ऐसी है कि कुत्ते हैं भाई, उनका काम ही यही है, और टायर पर किया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अब उन्होंने तो करना ही होता है। और दूसरी बात, ये कोई इंसान थोड़ा जिसको आप मारोगी तो सबक आएगा। देखो ना आंटी, बेचारा अभी ये पूरी बात करते नहीं है तो वो बड़े गुस्से से कहती है, चुप कर बदतमीज, तू इसका बड़ा रिश्तेदार आया है, इसको ऐसे बंदा रहने दे और अपनी जगह पे जा। अब जब ये इतनी बदतमीजी से बोलती है तो फिर इनको भी मजबूरी में अपने संस्कारों का चोला उतारना पड़ता है और उसके टोन पर आकर बात करनी पड़ती है। रोहित कहते हैं कि मैं आपकी उम्र का, आपके जेंडर का लिहाज कर रहा हूँ और आप सर पर चढ़ी जा रही हो। खैर चलो, अब आपको लगता है कि शायद आपको अपनी भाषा में समझ ज़्यादा आ जाए, तो मेरी बात सुन ले तू चुप करके। ना ही ये अपार्टमेंट तेरा है, ना ही ये गली तेरी है, और ना ही ये कुत्ता तेरा है। जो मैं करूँगा मेरी मर्जी, आप कौन होती हो कुछ बोलने वाली। अब जब बस इतना कहने की देर थी, वो औरत तो जैसे अपने शब्दों के वान एक के बाद एक रोहित पर छोड़ती है। ना ही सिर्फ सख्त शब्द बल्कि गालियाँ, मोटी मोटी गालियाँ। रोहित तो कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं कि भाई एक औरत भी यहाँ तक इस लेवल तक उतर सकती है। ऐसी गालियाँ तो भाई मर्द ना निकालते हो। ये सभी आवाज़ें सुन के आसपास के जो लोग हैं अपार्टमेंट के, इंक्लूडिंग मनप्रीत भी था, उसका ओंकार की नाइट शिफ्ट थी, और मकान मालिक का बेटा, बाकी सारे भी आ जाते हैं गली में और पूछने लगते हैं क्या होता हो। तो मैं कहता हूँ कि, यानी रोहित कहता है कि भाई ये क्या है यार, मैं इस कुत्ते को देखो कितनी बेरहमी से इन्होंने पीटा है, और उसका कसूर क्या था, बस स्कूटी के टायर पर पेशाब किया, इससे ज़्यादा। अरे यार ये कुत्ते तो ये कुत्ते करते हैं, इंसान थोड़ा करते हैं। अब वो औरत और ज़्यादा हाइपर हो रही थी, तू ही चुप कर कुत्ते, ऐसे मतलब बड़े ही गलत अल्फाज में उसके साथ बात कर रही थी। मोहल्ला भी सारा रोहित के साथ हो गया कि भाई ये क्या बात है, कैसे आप बात कर रही हो, आप यहाँ पर एक सोसाइटी में रह रही हो, कोई टप्परवास है या कुछ ऐसा कोई, कि आप ये ऐसे बात करेंगे और हम सहेंगे। अब जब भीड़ ज़्यादा थोड़ी सी हावी होने लग पड़ती है तो वो बड़े गुस्से में कहती हैं, एक एक को तुम सबको देख लूँगी, खास कर कर तुझे तो मैं अब देख लूँगी, तुझे पता लगेगा कि मेरे साथ उलझने का फल क्या मिलता है। ये कह के वो अपने अपार्टमेंट में बड़े गुस्से से चली जाती है, और रोहित जल्दी से कुत्ते को खोलते हैं, उसको सहलाते हैं,
मनप्रीत जो खड़ा देख रहा था कहता यार देख क्या रहा है, कुछ खाने को ला, और इसे कहते हैं जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो मोहल्ले में भी खुसर फुसर हो गई थी कि कैसी औरत है यार, बात करो मकान मालिक से, अपार्टमेंट के मालिक से कि किसको ये किराए पर दे दिया, घर में ही लोगों को देख कर दिया करें, इतनी बदतमीज औरत अपनी ज़िंदगी मैंने कभी देखी है, ऐसा वैसा जो बातें होती हैं वो सब कुछ। अब वो रात नेचुरली बात है थोड़ी सी परेशानी में तो गुजरने वाली थी, जैसा मर्जी हो, लड़ाई तो लड़ाई होती है चाहे जिसके साथ मर्जी हो। तो कुछ रोहित की रात भी परेशानी में गुजरी, मनप्रीत भी परेशान था, और ऊपर से बेचारा कुत्ते की हालत तो सच में बहुत ख़राब थी। उसको फिर लेकर जाया गया था हॉस्पिटल में, जो भी उसका बेचारे का इलाज किया, तो ये अपने रूम में उसको ले आए थे ताकि उसकी फर्दर जो भी ट्रीटमेंट की जाए, खाने वगैरह को दिया जाए। लेकिन वो कुत्ता इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो रोहित, मनप्रीत जो जब उसके पास उसको सहलाते तो भागा भाग आता था, वो उनसे भी डर रहा था। ना जाने बेचारे को कितना मारा गया होगा, क्या देखा होगा उसने। खैर अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, इन बिटवीन ओंकार के साथ भी बात हो जाती है कि भाई वो जो सामने हो रहा था ना, उसको मुंह नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं बात करनी, जो भी है सारा जो भी किस्सा बता दिया था। जो अपार्टमेंट के मालिक से भी बात हो चुकी थी, और मालिक ने कहा कि भाई मैं भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करूँगा, साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ महीने बीत के उसके बाद कहूँगा भाई मैंने रेनोवेट कराना, आप छोड़ दीजिए, मुझे भी इसका सिस्टम ठीक नहीं लगा। कंप्लेंट्स काफ़ी आती है, और रात को पता नहीं कुछ आवाज़ें भी आती हैं, नीचे के फ्लैट वाले जो लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना उछलने की आवाज़ें आती हैं, पता नहीं क्या डांस करती रहती है, कुछ इस तरीके की वो भी बातें कर रहा था। खैर जैसा मैंने कहा कुछ दिन बीत जाते हैं, और उसके बाद फिर वो घड़ी आती है जहाँ रोहित ने अनजाने में, जानने में भी नहीं, अनजाने में एक गलती करती है। लेकिन वो तो उसकी रूटीन का हिस्सा था, फिर भी गलती तो गलती होती है। अब जो रोहित का फ्लैट था, जैसे मैंने कहा कि वो 4th फ्लोर था, और जो सामने वाला अपार्टमेंट है वो 3rd फ्लोर तक था, उसके बाद ख़त्म हो जाता था, और वो टॉप फ्लोर था जहाँ पर वो औरत रहती थी। अब रोहित अपनी मदर से बात कर रहा है फ़ोन पर कि हाँ मम्मी सब ठीक है, हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी आऊँगा, कुछ दिन फिर रहूँगा यहाँ पर, छुट्टी वगैरह लेकर आऊँगा, बड़े महीने हो गए हैं, तो घर आना नहीं हुआ, तो फिर छुट्टियाँ भी मुझे मिल जाएगी, तो मैं कुछ दिन रहूँगा। ऐसे बात करते करते वो नाखून काट रहा था, और नाखून काटता 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 वो बालकोनी के पास चला गया। अब बालकोनी पे वो थोड़ा सा बाहर की तरफ नाखून काटने लग पड़ा, जो नाखून थे वो नीचे गिर रहे थे। अब जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसका अचानक से ध्यान गया कि जब उसने नाखून काट लिए तो जो वो औरत है बड़े ध्यान से नीचे देख रही थी, फिर बड़े धीरे धीरे सर मेरी तरफ करके ऊपर की तरफ अजीब से तरीके से हंसना शुरू कर देती है। मुझे लगा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या, मुझे लगता है कि ये फिर से लड़ने के मूड में है। अब वो रोहित अपनी माँ से बात करता करता बालकोनी मतलब चल गया, अंदर चल गया कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी है, बिना किसी वजह से फिर झगड़ेगी। बात आई गई हो गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोहित के लिए। अब रोहित के लिए ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, रूटीन का हिस्सा थी। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं। रोहित को जब वो रास्ते में आ रहा था रात के समय में, अचानक उसको महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक परछाई आई है। उसने जंप किया है, बाकायदा उसने जंप किया है, और बोनेट पर ठक करके लगी है, जिससे रोहित की जो गाड़ी है वो लड़खड़ाती है और बिल्कुल सड़क से उतर जाती है। गनमित ये थी कि कोई पेड़ नहीं था, खंबा नहीं था, कुछ आगे तक जाती है, और रोहित किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। क्या ये रोहित का वहम था? लेकिन किसी भी हालत में ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब रोहित गाड़ी को दोबारा ऊपर सड़क पर चढ़ाते हैं और जल्दी से उतर के बोनट की तरफ देखते हैं, तो बोनट नीचे की तरफ पिचका हुआ था, ऐसे 2 पैरों जैसे कोई जिसने जंप लगाई है, और ये साफ तौर पर दिख रहा था कि कोई ना कोई तो कूदा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कूदा हो और वो नज़र भी ना आए। खैर गनीमत थी कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, चोट कोई लगी नहीं, और रोहित ठीक ठाक घर वापस आ जाता है। थोड़ी बहुत गाड़ी को समस्या हुई थी, बोनट को हिट हुआ था। अब ये बात नॉर्मल चलती है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि परछाई ने जंप की है। ये बात सुनकर ओंकार और मनप्रीत हंसते हैं और कहते कहते भाई क्या हो गया, रास्ते में पी ली थी क्या? वो कहता नहीं भाई सच में कह रहा हूँ,
खैर फिर से बात को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आज रात सामने वाले अपार्टमेंट से कुछ आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी, ना सिर्फ कुछ चैट्स की बल्कि हंसने की, ऊंची ऊंची हंसने की। यहाँ तक कि जब ये बालकोनी के बाहर आए तो कुछ लोग बालकोनी के बाहर से उसी अपार्टमेंट की तरफ देख के इशारे कर रहे थे कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। खैर ज़्यादा कोई उलझना चाहता नहीं था उस औरत से, क्योंकि तकरीबन सबको ये पता लग चुका था कि जो अपार्टमेंट का मालिक है उसने मन बना लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब रेन्यू नहीं होगा तो खामोखा लड़ा जाए। अब इसके बाद फिर अगला दिन चलता है, शाम होती है, रोहित घर आता है। रोहित बालकोनी के पास बैठा कोई काम कर रहा था। वो देखता है कि वो औरत उसकी तरफ बड़े घूर घूर के देख रही है। अचानक से उसका फ़ोन बज उठता है। जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखता है, उसका भाई संजीव, उसके भाई का फ़ोन होता है। नॉर्मल होगी बात, फ़ोन उठाता है, हाल चाल पूछता है। इससे पहले कि ज़्यादा कोई बात हो पाती वो कहता है, भाई बात सुन, मेरी माँ को चोट लग गई। अब जब ये बात सुनते हैं रोहित कहते क्या हुआ, कैसे, क्या हुआ? कहते एक्सीडेंट हो गया माँ का। कहते कैसे हुआ? कहते पता नहीं, रास्ते में जा रहे थे, अचानक से एक गाड़ी के साथ टक्कर होगी उनकी। और ज़्यादा चोटें तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं चोटें, मैंने सिर्फ आपको बताना था। बस वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, थोड़ा बहुत मतलब जो चोट है उसको हम ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो रोहित कहता अच्छा ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा कर, मेरी माँ से बात करा फ़ोन पे। तो कहता नहीं नहीं, वो अभी एक्चुअली अभी वो डॉक्टर है ना पास, तो फिर मैं बाद में कराऊंगा। जो भाई कह नहीं रहा था छोटा, शायद उसका अंदाज़ा रोहित को हो चुका था। रोहित कहता है अच्छा ठीक है, वो डिटेलिंग वगैरह पूछता है, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा रूम नंबर या कोई वार्ड जो भी है। उसके बाद फिर वो फ़ोन कट करता है और वो देखता है कि जो वो लेडी थी, वो औरत थी, रोहित की तरफ देखकर हंस रही थी और ऐसे ऐसे हिला रही थी। फिर वो ऐसे ऐसे करती है। इनको बड़ी अजीब बात लगती है कि ये क्या बदतमीज़ कर रही है। टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे वो इस चीज़ को, और वो अंदर चले जाते हैं बड़े गुस्से में। अंदर जाके वो फ़ोन लगाते हैं अपने दोस्त को, राकेश को। वो कहते हैं राकेश यार मेरी बात सुन, एक काम कर, तू हॉस्पिटल जा, मैं तुझे हॉस्पिटल का पता बता रहा हूँ। राकेश कहता सब सुख शांत है? कहता यार सुख शांत ही नहीं है, मुझे फ़ोन आया था भाई का छोटे का, तो वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे माँ को एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी है। वो तो कह रहा है कोई गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे शक है, वो बात भी नहीं करा रहा, तू जाके पता कर यार। राकेश जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद उसको फ़ोन आता है कि भाई चोटें तो गंभीर हैं और अभी आंटी होश में नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ क्रिटिकल ही है, सर पे चोट लगी है। अब ये सुनने के बाद रोहित को गुस्सा भी आता है, भाई पर भी बताया नहीं, और होता भी है कि चलो भाई वो परेशानी नहीं देना चाहता होगा। वो अपने भाई को फ़ोन नहीं करते, सीधा वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और माँ की हालत सच में बहुत ख़राब थी। खैर अच्छी बात थी कि उनकी जान बच गई। सर पे जो चोट आई थी वो कोई बहुत घातक नहीं निकली। फ्रैक्चर आया था, थाई पे फ्रैक्चर कहता था, हाँ थाई पे में बेसिकली फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर यहाँ कह सकते हैं, बोन को काफ़ी चोट लगी थी और इसके अलावा बाजू को चोट लगी थी, क्योंकि टेढ़े लगे थे और जब सर नीचे लगा था उसकी अलग से चोट लगी थी। अब 1-2 दिन गुजरते हैं तो थोड़ी सी माँ को होश आती है, तो फिर वो पूछते हैं कि मम्मी हुआ क्या, कैसे चोट लगी। अभी उनकी जो माँ थी वो इतनी हालत में थी नहीं कि वो ज़्यादा बात कर पाएँ, लेकिन गनीमत थी कि जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो इन्होंने वो सीसीटीवी कैमरा देखा, वहाँ पर इनको एक अजीब सी चीज़ नोटिस उन्होंने की। वो क्या देखते हैं कि जो इनकी माँ है बड़े आराम से जा रही हैं। अचानक से वो सड़क के दूसरी ओर देखती हैं और ऐसे ऐसे कर रही हैं, ना कर रही हैं, और कर रही हैं कि वो जैसे अपने आप को कर रही है कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और अब वो बिना ट्रैफिक का ध्यान दिए बस सड़क को पार करती जा रही हैं, इसी चीज़ को बिना नोटिस किए कि वो बहुत मतलब तेज़ चल रही हैं गाड़ियाँ, और उनमें से गाड़ी कोशिश करती है रोकने की, बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की, इसलिए जो हादसा है बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत स्पीड में टक्कर नहीं होती। अब जब ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो देखते हैं कि जब उनकी माँ को होश आई तो जब उन्होंने रोहित को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़े। उन्होंने थोड़ा सा हाथ जैसे आशीर्वाद की तरफ ऐसे किया। अब उम्मीद की जा रही थी कि माँ बोलेंगी
क्योंकि वो सीसीटीवी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसका भी तो था ना कि भाई उसके कोई कसूर नहीं है, तो सब इन्होंने रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं, एफआईआर कोई नहीं लिखवाई। अब जब उनकी माँ कुछ बोलने लायक होती हैं 2-3 दिन में, तो वो बताती हैं कि बेटा मैं वहाँ से जा रही थी, अचानक मैं देखती हूँ कि दूसरी तरफ तुझे कोई गले को ऐसे पकड़ कर खड़ा है और उसने हाथ में चाकू लिया है। तो मैं कह रही हूँ रुक रुक बेटा, मैं आ रही हूँ, क्यों क्यों मारा है मेरे बेटे को, क्यों मारा है? और उसके बाद मुझे पता नहीं कब टक्कर लगी और मैं बेहोश हो गई। मैंने तुझे जब देखा तो मेरी जान में जान है कि तू ठीक है। रोहित कहता माँ क्या अभी क्या बात कर रही हो, मैं तो वहाँ पर लखनऊ में था, मैं यहाँ पर क्या था, क्या करना था मैंने यहाँ पर आके? और हमने सीसीटीवी कैमरा देखा है, आप सब जो आप कह रही हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ तो कोई था नहीं। अब उनकी माँ कहती है बेटा मुझे तो दिखा ना वहाँ पर। बात बड़ी अजीब थी, ये हैरान थे, परेशान थे कि भाई अब ये इस चीज़ की क्या एक्सप्लेनेशन है। खैर, अब क्या किया जा सकता था, जो होना था हो गया, और गनीमत रही कि जानलेवा साबित नहीं हुई चीज़। अब इनको उन्होंने छुट्टियां वगैरह ली, कुछ थोड़ी देर तक देखा कि भाई माँ की अब रिकवरी हुई है, और 15 दिन बाद ये दोबारा लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये लखनऊ पहुंचते हैं तो अभी ये नीचे ही होते हैं, तो इनको जो मकान मालिक का बेटा है वो कहता है अरे भाई सब ठीक ठाक है ना, मतलब आंटी ठीक है? वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, सारा बताते हैं कि ये हुआ था। तो जब ये ऊपर जाने लगते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई रोहित एक छोटी सी बात करनी थी। तो कहते हैं हाँ बोलो भाई। कहते तेरे मेरे में बात है बस। कहते हाँ बताइए भाई पता। कहते यार ऊपर थोड़ा सा ना मनप्रीत को कहो कि शोर मत। कहते मैं समझा नहीं शोर मत। अरे यार मुझे ना ऊपर तेरी भाभी को भी पायलों के छनकने की आवाज़ आई है और किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। अब ये सुन के रोहित को बड़ा गुस्सा लगता है कि भाई मनप्रीत हमारे तीनों के साथ डिसाइडेड था कि ऐसा कोई काम नहीं हमने करना, चाहे कोई गर्लफ्रेंड अब किसी को यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, कुछ ऐसा काम नहीं होगा। और हमारे पीछे मतलब रोहित या उसने मनप्रीत या ओंकार दोनों में से एक ने किया होगा, मैं तो हो नहीं सकता। तो रोहित कहता हाँ भाई मैं बोलता हूँ, पता नहीं यार क्या है यार ये भी। तो वो बड़े गुस्से में ऊपर जाता है। ऊपर जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलता है मनप्रीत, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो इससे पहले कि वो अपना गुस्सा उतार पाता वो आसपास देखता है सामान बिखरा पड़ा है, जैसे पता नहीं मतलब असल में किसी बैचलर के कमरे में थे, तो वो बैचलर लेकिन भाई सब कुछ सलीके से रखा होता था, बड़े अच्छे से मैनेज किया गया था। लेकिन ये जो देखते हैं ये तो ऐसे था कि जैसे किसी कबाड़ी के घर में आ चुके हैं। इनका गुस्सा और चढ़ गया। कहता है यार ये क्या किया तुमने सबने, दोनों ने मिलके क्या किया है? मनप्रीत कहता क्या हुआ? कहता यार इतना इतना ज़्यादा तुमने ये सब कुछ डाला हुआ है, बिखरा पड़ा सब कुछ इतना। कहता मनप्रीत कहता यार मैं 2 दिन से बीमार था, कर नहीं पाया, उसकी भी ड्यूटी लग रही है ज़्यादा ही, तो इसलिए यार कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ ठीक। मनप्रीत को कहता है भाई वो तो हो जाएगा ठीक, मुझे बताओ ये पीछे कांड क्या कर रहे हो? तो मनप्रीत कहता है भाई तू पहले बता, आंटी ठीक है ना? वो कहता ठीक है यार आंटी से तो ले आया हूँ, तू पहले बता क्या कौन से कांड करने शुरू हो गए हो? अब मनप्रीत कहता कौन से कांड? कहता भाई मुझे ऐसे नीचे भाई ने सारी बात बताई। तो मनप्रीत हंसने लग पड़ता है। कहता सच में आता है कोई? कहता मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू उल्टा मुझको कह यार। कह रहा सच में कह रहा हूँ भाई, हमें तो किसी पायल के छनकने की आवाज़ नहीं आती, उसको कहाँ से आने लग पड़ी? तो कहता सच कह रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा है? कहता भाई ओंकार से भी पूछ ले, जब ओंकार आएगा तभी बात करेंगे इसके बारे में। रात को ओंकार आता है, ओंकार के साथ ही बात होती है, और ओंकार भी कहता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। और जहाँ तक मनप्रीत का सवाल है भाई मैं तो पूरे विश्वास से कह सकता हूँ वो भी ऐसा नहीं करेगा, करेगा तो हमें पता होगा एटलीस्ट। अब ये कन्फर्मेशन बिल्कुल हो जाती है कि भाई पक्की बात है, ठीक है। अब ये बुलाते हैं मकान मालिक के बेटे को कि भाई मुझे इन पर विश्वास है, आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। अब वो कहता है कि भाई आप पर भी मुझे विश्वास है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने भी सुना, जो मेरी वाइफ ने भी सुना, भाभी तुम्हारी ने भी, और जो हंसने की भी आवाज़ आई है उसको तो कोई मूवी वगैरह तो नहीं देख रहे थे, कुछ ऐसा तो नहीं था। लेकिन कहता नहीं ऐसा कुछ था नहीं भाई, ऐसी कोई मैं मूवी देखूंगा नहीं, और देखता भी तो हेडफोन लगा के देखता हूँ। खैर अब ये भी बात ठीक थी, और कोई भी बात ऐसी साबित नहीं हो रही थी जिससे मनप्रीत और ओंकार पर शक किया जा सके। खैर अब ये भी बात आई गई हो जाती है। रात का समय था, कुछ 2 बजे होंगे। रोहित गहरी नींद सो रहा था, थकावट थी, ट्रैवल करके आया था, लेकिन उसकी गहरी नींद अचानक से खुलती है क्योंकि उसको पायलों के छनकने की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही
रोहित उठता है। वो देखता है कि दूसरी तरफ ओंकार और मनप्रीत तो सो रहे हैं आराम से, और ये पायलों के छनकने की आवाज़ रूम के बाहर से लॉबी की तरफ से आ रही है। ये पूछता कौन है, आवाज़ कोई नहीं आती और कोई हो भी नहीं सकता था। अब ये धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और उस आवाज़ की तरफ जाना शुरू करता है। जैसे ही कुछ आगे होकर देखता है, वो देखता है कि कोई परछाई खड़ी हुई है, थोड़ी लंबी, यानी कि एक औरत की हाइट हो सकती है 5 फुट 6 7 8, मैक्सिमम 6 फुट की कोई होगी, लेकिन वो परछाई का जो सर है वो तकरीबन तकरीबन छत को छू रहा था। और जैसे ही वो घूमती है, हूबहू शक्ल उस वृद्ध औरत जैसी थी। वो मुंह ऊंचा बाहर जैसे निकालते हैं ना, मुंह निकाल के जी बाहर निकालती है, अचानक धुएं में तब्दील होकर रसोई की तरफ से बाहर जो एग्जॉस्ट फैन होता है उनसे बाहर चली जाती है। रोहित तो एक बार डर के सहम जाता पूरी तरीके से, वो तो गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ लाइट ऑन करता है कमरे की, दोनों को उठाता, अरे उठ जो, कांड हो गया। कहता कौन सा कांड? कहता पता लग गया भाई कौन है परछाई। वो को कहता पता लग गया भाई कौन है पायलों वाली औरत। कहता कौन है भाई? अब वो सारी बात उसको बताता है, दोनों को बताता है कि भाई ये मैंने देखा और वो औरत देखी है। अब ये पहले तो इस चीज़ को लाइटली लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहित के जो हाव भाव थे और जो उसके साथ घट रहा था पिछले कुछ दिनों में, पहले रोहित की जान बची, फिर उसकी माँ के साथ ये प्रॉब्लम हुई, और अब ये चीज़ रोहित ने महसूस की, उसने देख तक ली। इसके बाद वो मजाक में मूड के में वो भी नहीं थे, मनप्रीत और वो भी नहीं थे। ये कहते हैं यार ये काम तो सीरियस है, हमें लगता है कि कुछ ना समस्या है, तो एक काम करते हैं कि मंदिर को दोबारा से रखते हैं, सही से करते हैं। अब रोहित थका हुआ आया था, उसके ध्यान में भी नहीं गया, ये बात ओंकार कर रहा था। तो रोहित कहता मंदिर का क्या किया? कहता यार मनप्रीत ने फ़ोटो उठा के ना अलमारी में रख दी। इस बात को सुन के तो रोहित बहुत गुस्से में आ जाता है। वो तकरीबन तकरीबन चिल्लाने के मूड में आ चुका था, लेकिन इससे पहले उसको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जो इन्होंने पहले भी सुनी हुई थी। और वो किसकी थी? वो बिल्कुल सामने बालकोनी से आ रही थी, और वो अपार्टमेंट था उसी बूढ़ी औरत का। वो देखते हैं कि फिर ऐसे कुछ अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रही है, आग जैसे लहराती है ना, उसकी दीवार पर रिफ्लेक्शन होती है, और कोई हंस रहा है अंदर। नेचुरली वो एक ही रहती थी, अकेली रहती थी, बूढ़ी वही होगी। अब वो कहता है सारी बातें छोड़ यार, मंदिर को सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, तो मैं जल्दी उठ के सुबह फिर मंदिर का सवरा सारे पहले रखता हूँ, धूप बत्ती जगाता हूँ। यार तू मनप्रीत कहता यार बस यार हम तो करते नहीं है ज़्यादा पाठ पूजा, तू ही करता था, हमने सोचा रख देते अंदर। खैर ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन थी नहीं मनप्रीत के पास, और साथ के साथ ही ना ही कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेने के मूड में थे रोहित और ओंकार। सुबह होते ही रोहित दोबारा से गंगा जल छिड़कता है सारे घर में, और मंदिर को फिर से स्थापित करता है। धूप आती होती सब कुछ होता है, लेकिन इस दौरान अब वो एक चेंज नोटिस कर रहे थे मनप्रीत में। मनप्रीत जो बहुत ज़्यादा खा रहा था, अब वो तकरीबन सारा हफ्ते वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वो 24 घंटे घर पे रहता था, ड्रिंक बहुत करता था, नॉन वेज बहुत खाता था, और बहुत ज़्यादा गंद डालता था। यानी कि वो घर को गंदा रख रहा था जितना मर्जी हो। और 3-4 बार नोटिस किया कि जब रोहित जोत जगाता है और कुछ ही मिनटों बाद देखता है जोत बुझी होती है, उसको शक था कि मनप्रीत ये सब कुछ कर रहा है, सुबह का भी शाम का भी, ऐसा दोनों चीज़ों में। लेकिन प्रूफ नहीं था उसके पास, और जो वो पहलों वाली आवाज़ है वो अब क्लियर हो चुकी थी कि ऐसा कोई लड़की का चीज़ नहीं है। और वो नीचे मकान मालिक को हल्का सा, उसके बेटे को हल्का सा हिंट देता है कि यार कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ, मुझे पायलों की आवाज़ आई लेकिन ऐसा कुछ था। और मकान मालिक का बेटा भी उससे कोई अभी उसके बारे में ज़्यादा बात करता नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ को लेकर वो भी नोटिस करता है कि यार यार जब हम बैठते हैं तो मनप्रीत ना जानवरों के जैसे मांस खाता है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब ये भी इनको सब कुछ जल्दी पता लगने वाला था। एक रात रोहित सो रहा था, अभी कुछ दिन बीते थे, और अचानक से उसको कुछ महसूस होता है कि काफ़ी भरापन, यानी कि उसके ना आसपास काफ़ी लोग हैं जो उसको घूर के देख रहे हैं। जैसे हम कभी सो रहा था कोई देख रहा है, उसको लगता है भाई 2 जाने तो हर रूम में, कौन होगा। वो उठ के देखता है तो नज़र तो उसको कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़र घुमाता है वो देखता है कि मनप्रीत इनकी तरफ, रोहित की तरफ बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। तो
ये धीरे से रोहित कहते हैं कि क्या हुआ भाई, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते मनप्रीत जो है वो बड़े गुस्से से पास आता है और उनका गला दबाने लग पड़ता है और कहता है मार दूंगी तुझे। आवाज़ उसकी पूरी औरतों जैसी थी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारूंगी तो मुक्ति मिलेगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहता क्या हो गया भाई, वो तो बोलने नहीं जा रहा था। ओंकार उठता उसको पीछे हटा रहा होता, भाई क्या हो गया, क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है उसको। अब इनका जो गला बिल्कुल बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था, सिर्फ छोटा सा इशारा करते हैं मंदिर की तरफ और उनका आशा समझ आता, जल्दी से जाता। गंगा जल जो होता है थोड़ा सा वो करके शीटे मारते हो, जैसे गंगा जल का शीटा पड़ता है तो अचानक से जो मनप्रीत है वो बेहोश होके गिर जाता है। जल्दी से मकान मालिक के बेटे को लेकर आया जाता है, रात के समय में उठा के वो सारी कहानी बताई जाती है। अब तो मकान मालिक का बेटा भी डर चुका था, वो कह रहा था भाई मुझे नहीं पता तुम इन बातों पर विश्वास करोगे कि नहीं, मैं करता हूँ, मैं तुमसे कह नहीं पा रहा था लेकिन मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मनप्रीत में। तो कहते हैं यार हमें भी अब क्या करें। तो वो कहता है कि यार एक काम करते हैं, मेरे ना एक जानकार हैं, मैं उनसे सुबह बात करता हूँ। कहते चलो ठीक है, बट सुबह होने तक कहते हैं भाई इसकी देख रेख करनी पड़नी है, गलती से सो गए हमारा गला पकड़ लिया तो मर ना जाए। खैर अब ये ड्यूटी लगा लेते हैं ओंकार और रोहित की भी, कुछ समय तू सोएगा मैं चेक कर लूँगा, फिर मैं सोऊंगा तू देख लेना। सुबह होती है, मनप्रीत उठता है, उसको कुछ पता ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल, कुछ ऐसी बात हुई नहीं भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन जो उसने किया था रात को, ये उस चीज़ को रोहित और ये देख चुके थे। अब जब वो सुबह आदमी से बात की जाती है, मनप्रीत फिर सो रहा था, हाँ थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा था। जो वो अपार्टमेंट में आदमी आते हैं, वो आते ही कहते हैं कि मेरे बस का काम नहीं है। वो कहते हैं सर देख तो लो, कहते हैं मैंने देख लिया, अंदर आते मुझे पता लग गया यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ भारी की गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ क्रिया किसी ने की है और मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई आसपास ही आपके। अभी तक इनका जो ध्यान है वो किसी तरफ जा नहीं रहा था कि कौन है कौन नहीं। और कहते हैं कि भाई फिर क्या करें। वो कहते हैं कि मेरे एक गुरुजी हैं, मतलब मैं प्रत्यक्ष गुरुजी नहीं है, मेरे नोन है, तो वो गुरुजी कहते हैं तो वैसे उनको गुरुजी बोलता हूँ, वो इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं और वो मतलब मैं उनके बारे में पूछता हूँ। तो ये फ़ोन पर बात करते हैं, इनकी बात फ़ोन पर कराते हैं और वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम ना इसको महाराष्ट्र लेकर आओ मनप्रीत को, अभी क्या अभी। तो वो कहते हैं कि सर इतनी दूर नहीं आ सकते, लखनऊ से अभी तो एक तरह के बेहोश पड़ा है, कैसे लेकर आएंगे, रास्ते में कर दिया कुछ तो। ये कहते हैं देखो बेटा कुछ क्रिटिकल है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो एक काम करो, अगर महाराष्ट्र नहीं लेके जा सकता आ सकते, महाराष्ट्र में नागपुर के पास था कुछ, तो तुम ऐसा करो कि तुम अभी इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वहाँ पर इसका जाना बड़ा ज़रूरी है, और जब आरती हो रही होगी तब इसका वहाँ पर मौजूद रहना बड़ा ज़रूरी है। खैर ये कहते हैं कि हम समझे नहीं हुआ क्या। कहते हैं मैंने कहा ना बाकी बातें बातें हम बाद में करेंगे। खैर अब ज़्यादा ये बहस करते नहीं। अब इसके बाद जब इनको लेकर जाया जाता है मनप्रीत को, मतलब बिना बताए, कहते हैं चला घूमने चलते हैं और ले जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी ले जाते हैं। अब ये लाइन में लगे होते हैं और जैसे ही आरती का समय होता है, रोहित अचानक से साइड पर जाकर ज़मीन पर बैठकर तेज़ तेज़ हिलने लग पड़ता है। ये बात ओंकार ने की थी, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। लेकिन एक बात, रोहित मनप्रीत नहीं, होना तो मनप्रीत को चाहिए, नहीं नहीं नहीं, रोहित। जब ये ओंकार देखता है चीज़ तो ये भक्का भक्का रहता है, भाई इलाज इसका कराने आए थे, ये क्या कही जा रहा है। मनप्रीत भी कह रहा है क्या क्या हो भाई, किसको लेकर आए थे इलाज करने, किसकी बात कर रहे हो, यही क्या कर रहा है, रोहित क्या कर रहा है। अब सारी कन्फ्यूजन होगी तीनों में कि भाई तीनों में मतलब दोनों में, रोहित तो बस ऐसे ही अजीब से तरीके से बिहेव कर रहा था। अब ये जल्दी से फ़ोन करते हैं महाराष्ट्र, उन गुरु नंबर ले लिया था कि गुरुजी यहाँ तो हम कुछ और करने आए थे, हो कुछ और रहा है। वो कहते हैं हाँ रोहित के साथ हो रहा है। कहते हैं हाँ। कहते हैं काम करो, अभी तुम वापस जाओ, लखनऊ जाओ वापस, बस मैंने यही कुछ देखना था, मेरे पास भी आ जाते पता लगना था, लेकिन अब मेरे पास तुम आ नहीं सकते, तुम एक ऐसा करो, तुम लखनऊ जाओ और वहाँ जाके मुझे बता देना, मैं अपने शिष्य भेजूँगा। और एक बात का ध्यान रखना कि उनको लेने नीचे रोहित आएगा, ठीक है। अब ये कहते हैं ठीक है। कहते हैं पर ये रोहित बड़े अजीब से हरकतें कर रहे हैं, इसको लेके कैसे जाएँ। कहते हैं कोई बात नहीं, बस जो फ़ोन है इसके कान के पास लगाओ, उसके बाद ये शांत हो जाएगा, मतलब नींद जैसी मुद्रा में होगा, तुम आराम से चले जाओ और मनप्रीत को कुछ नहीं होगा।
अब ये उसके कान पे लगाते हैं बिल्कुल फ़ोन, और कुछ गुरुजी मंत्र बोलते हैं और वो आराम से नींद में चले जाता है। जब वो उठता है तो वो अपने अपार्टमेंट में होता है। कहते हैं यार अभी ये क्या हुआ, मनप्रीत ठीक है? वो कहते हैं हाँ ठीक है। सारी बात बताते हैं कि 2 शिष्य आएंगे तो ऐसे ऐसे वो करेंगे, मिलना है तो तुम लेने जाना, गुरु जी ने कहा था तुम लेने जाओ। कहता ठीक है कोई बात नहीं, नीचे तक ही जाना, मैं लेने चला जाऊँगा। अब फिर रोहित इंतज़ार कर रहा था उस कार का बेसब्री से। वो कार आती है, 2 लोग निकलते हैं, अपार्टमेंट में आते हैं, मनप्रीत को देखते हैं। मनप्रीत उनको घूर घूर के देख रहा था। वो उसके पास जाते हैं, जो मैंने किस्से के शुरू में बताया वो सब कुछ होता है। अब रोहित मना कर देता है रुकने को कि भाई कुछ कर ही रहोगे, क्योंकि बकौल रोहित मनप्रीत की समस्या थी। अब वो हाथ पैर जोड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं, कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। वो शिष्य बड़े गुस्से से उसको पीट रहे हैं साथ में। अगर आ गई तो वो कहते हैं नहीं नहीं कभी नहीं आऊँगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी मुझे जाने दो, मैं कभी नहीं आऊँगी। तो वो कहते हैं अगर तेरी मालिकिन ने तुझे ज़बरदस्ती भेजा तो कहती मैं कभी नहीं आऊँगी, मैं वादा करती हूँ। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं आगे से, वो भी कुछ अजीब सी भाषा में जवाब देती है और मनप्रीत बेहोश हो जाता है। अब ये रोहित और ओंकार कहते हैं क्या हो रहा है भाई, ये कौन नहीं आएगी, कहाँ नहीं आएगी, किस लिए नहीं आएगी? अब वो शिष्य जो हैं वो रोहित की तरफ मुँह करके देखते हैं कि आप रोहित ही है ना? कहते हाँ मैं रोहित हूँ। कहते आप पर किसी ने मारण क्रिया की थी, और बड़े अजीब तरीके की मारण क्रिया। कहते मारण क्रिया समझा नहीं मैं। फिर वो समझाते हैं सारा कुछ। कहते हैं अभी पहले तो हम एक पाठ पूजा करेंगे, कुछ ज़रूरी पूजा है जो हमारे गुरुजी ने हमें करने के लिए दी है, जिससे आपकी जान बच सके, वो हम करेंगे। फिर बाद में बताते हैं सब कुछ। वो पूजा की जाती है, मकान मालिक के बेटे को भी बुलाया जाता है, और पूजा करने के बाद भी बताते हैं कि आपके घर के आसपास बहुत पॉसिबल है कि सामने कोई है। आप एक दिन बालकोनी से नाखून काट रहे थे, उस नाखूनों को उसने पकड़ा, उससे आप पर मारण क्रिया की। एक प्रेतनी थी इसके पास, इसने छोड़ी मनप्रीत के अंदर, और वो प्रेतनी आपको मारने की कोशिश कर रही है। वो प्रेतनी कोई समस्या नहीं है, उसकी जो भी शक्ति आपने देख ली, 2 पड़ी निकल गई। मेहंदीपुर बालाजी यहाँ हमारे पास लेकर आने का मतलब ये था कि जैसे ही इन 2 जगहों में आते तो हमें ये पता लग जाना था कि काला जादू किस तरीके का जादू, काला जादू तो है, उसमें से भी किस तरीके का जादू किस पर हुआ है। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मुझे मनप्रीत पर शक नहीं है, मनप्रीत पर तो कोई छोटी समस्या है, ओंकार और रोहित में से मुझे एक पर लग रहा कुछ हुआ है। तो जब मेहंदीपुर बालाजी गए वहाँ पर समझ लग गई कि आप पर कुछ हुआ है। तो कहते हाँ ऐसे सामने बूढ़ी है, उससे लड़ाई हुई थी। कहते वो बहुत बड़ी जादूगरनी है, आपकी भलाई इसी में है कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का हम जो समाधान करके जा रहे हैं परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। क्योंकि अभी हम पाठ पूजा से इस चीज़ के असर को कम कर देंगे, और अभी तक उसको पता लग गया होगा कि हमने ये तोड़ निकाल दिया है और आपके नाखून अभी भी उसके पास हैं। तो वो कुछ और चीज़ करके आप पर फिर जादू कर देगी। अब आप उसको देखना मत। अगर आपके सामने गलती से आ जाती है, सर झुका के नीचे चले लेना। अगर आपकी और उसकी नज़रें मिली तो बहुत मुमकिन है कि आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जान की भी। तो आप अभी के अभी कहीं और चले जाइए। अगले 40 दिन उसके सामने आपने टकराना नहीं है किसी भी तरीके से। वो कोशिश करेगी आपसे मिलने की। घर जाना चाहते हैं, देश छोड़ के जाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी चले जाइए, लेकिन गलती से भी उसके सामने नहीं आना। अगर सामने गलती से आ भी गए तो नज़रें आपकी, मतलब नज़रें नहीं मिलनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इस जगह को तो अभी छोड़कर आप चले जाइए। मनप्रीत इसकी कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। उठेगा, मार पिटाई का भी इसको कोई पता नहीं होगा, दर्द जरूर होगी, वो हो जाएगा ठीक। और बस इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। और 40 दिन के बाद आपने महाराष्ट्र, जहाँ पे नागपुर के पास की कुछ जगह, वहाँ पर ज़रूरी लाजमी आना है। फिर उसके बाद पक्का किया जाएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब रोहित कहते हैं भाई मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, उसको पता लग गया। कहते कोई बात नहीं, ऐसा करो हम लेके जाते हैं आपको। अब ये दोनों आगे आगे थे, पीछे पीछे रोहित थी। उनकी हाइट थोड़ी सी रोहित से ज़्यादा थी और ये कर लेते। और वो औरत जो है उसको हो रही थी, अब वो बात करे, अरे सुन तू, अरे बच्चे बात सुन मेरी, तू देख क्यों नहीं रहा मेरी तरफ। वो पीछे पीछे आ रही थी, और जो मकान मालिक का बेटा था वो खड़ा हो गया। ए बात सुन, अगर तू आगे गई, उसको कुछ कहा, कुछ किया, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा।
तो अब सारे मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठे होना शुरू, क्या हुआ भाई? कहते यार ये फिर बूढ़ी ड्रामा कर रही है। अभी खुल के तो बात कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद ये चले गए और 3-4 दिन बाद ओंकार का फ़ोन आया। कहता भाई बूढ़ी का तो काम कर दिया हमने, और तू अभी बस 40 दिन का कर अपना, और जैसे तैसे करके बच जा, फिर हम चलेंगे महाराष्ट्र। कहते बूढ़ी का काम कर दिया? कहते क्या? कहते भाई कुछ नहीं। कहता मेरी भाई वो जो ओंकार था ना, कहता मेरे पास ना एक बड़ा ऑफिसर अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो दोस्ती होगी उसके साथ, और मैंने उसको मुझे धार्मिक लग रहा था बड़ा, तो मैंने उससे बात की कि भाई ऐसे ऐसी हमारे दोस्त के साथ की है, तो हमें शक है कि वो काला जादू, शक क्या है तो हमें पक्का ही है, बट क्या इस चीज़ का तो कोई कानूनी तौर पर होता नहीं है। कहता कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम कोई किसी तरीके का एलिगेशन करो उस पर, और हम उसके घर की तलाशी लेते हैं। तो जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से हड्डियाँ निकली जानवरों की, और कुछ इंसानी हड्डियाँ भी थी, कपाल थे। उसी बेस पर हमने उसको मतलब जेल करा दिया, छूट जाएगी। हमने बस पुलिस ऑफिसर को ये कहा था कि जैसे तैसे करके 40 दिन हमारे निकलवा दो। तो अभी तो वो कस्टडी में है। उसने हड्डियों के बेसिस पे किया कि जो ये हड्डियां हैं ये बड़ी ताज़ा लग रही हैं, जरूर मतलब हो सकता है किसी ने किसी को मार कर उसकी हड्डी ये निकाल ली हो। और जो आसपास के लोग हैं वो भी बड़ा खुश हैं कि जब से वो गई है बूढ़ी 1-2 दिन से, तो बड़ा माहौल ठीक ठीक लग रहा है। सबको पता लगी क्या काला जादू, हड्डियाँ वगैरह निकली, सब कुछ निकला है, तो भाई अब तो बस बच के रहना। और जैसे ही 40 दिन होते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में वहाँ पर वो जाते हैं, जाके सारा इलाज करते हैं, और वो पूछते हैं कि बाबा जी अगर बूढ़ी वो फिर हमें नज़र आ गई, तो बाबा जी इसके कहते हैं वो तो गई, ख़त्म हो गई। कहते आप कैसे कह सकते हैं? कहते पता कर लेना। कहते लेकिन कैसे? कहते कि ये जो मारण क्रिया होती है, अगर मारण क्रिया सफल ना हो पाए तो जो ये जादू करता है या करवाता है, ये उस पर दोबारा जाकर अपना प्रभाव डालती है। और उन बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। जब ये पता करते हैं मकान मालिक के बेटे से कि वो थोड़ा सा पता करना, और ये ओंकार भी पता कराते हैं पुलिस को, कहते हैं हाँ 1 आधा दिन हुआ है वो उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये था किस्सा एक ऐसी खौफनाक खूनी पड़ोसन का, जो एक छोटी सी लड़ाई की वजह से किसी की जान लेने तक उतार हो गई। बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। खैर, आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।